देखो सेक्शन बी में, अच्छा बताओ सेक्शन बी कितना क्वेश्चन होता है इसमें? लगभग जो सेक्शन बी का है जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबका सब कितने मार्क्स का होते हैं? 3 मार्क्स का होते हैं, ठीक है। उसमें से 2 क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, मतलब 5 ही क्वेश्चन को तुम्हें हैंडल करना है, ठीक है। चलो कोई दिन, लेकिन हम लोग तो सब लेके चलेंगे ना, कैसे कि हम लोग तो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। मान लो एग्जाम में नहीं ना बैठे होगे, तुम छोड़ दो सेट आउट को। अगर ऐसा होता तो हम आराम से छोड़ छाड़ के चलते आगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया, फाइंड दिस कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट ऑफ वेयर दिस AB डायमीटर दिस द सर्कल हुज द सेंटर इतना इतना इतना। ये होमवर्क में दिए थे, तुम लोग याद आ रहा है? नहीं बनाया होगा। कि एक सर्कल है, ठीक है। चलो इसमें मिटा दो ताकि क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंटेड करा सकें। तो उसमें बोला गया है कि कीजिए जैसे AB वृत्त की व्यास है, मतलब एक डायमीटर है जिसका नाम है AB। क्या है? A और B, ठीक है। अब मान लेते सेंटर वो है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बोला गया है यहाँ पर कि हुज द डायमीटर इतना, डायमीटर इज द सर्कल हुज द सेंटर इतना एंड द B इतना। सेंटर का वैल्यू दिया है 2 और -3 और B का वैल्यू दे दिया कितना? 1 और 4 दिया हुआ है। 1 और 4 मेरे पास दिया हुआ है। पूछ रहा है क्या? फाइंड द कोऑर्डिनेट एट पॉइंट A, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करो। किसका वैल्यू फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट A का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक बात बताओगे, सेंटर से हम लोग जानते हैं इसका मिड पॉइंट का जो थ्योरम होता है, इतना प्लस इतना बाई 2, इतना प्लस इतना बाई 2 लगभग। मतलब देखो फॉर्मूला जो होता है तुम्हारा यहाँ पर x1 प्लस क्या होगा? x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब ये बोलो ये दोनों क्या है? ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट है। मतलब कि जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से x1 होगा यहाँ पर और यहाँ पर x2 होगा, यहाँ पर y1 होगा, y2 होगा। जब दोनों को डिवाइड करेंगे दो से तो कितना वैल्यू आएगा? मेरा ये वाला वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। यानी हम इसको बैठा सकते हैं यहाँ पर कि जो बताओगे x1 कितना है यहाँ पर? कुछ नहीं, मान लेते कितना? ये है x1 और ये y1 और यहाँ पर क्या है? ये 1 जो 4 दिख रहा है, 1 और 4, ये है x2 और ये है y2, ऐसे बोल सकते हैं। अब बताओगे फॉर्मूला के हिसाब से कि x1 x2 बराबर जो होता है वैल्यू, वो किसका वैल्यू निकलता है? x का, माने किसका? मिड पॉइंट का x का, ये वाला x निकलेगा, ठीक है। और y1 प्लस y2 बराबर किसका वैल्यू निकलेगा? इसका। मतलब मिड का निकालना है तो हमें मिड वैल्यू लगाना पड़ेगा। तो बताओगे x1 कितना है हमारे पास? x1 तो पता ही नहीं है। चलो x1 प्लस x2 कितना है? 1 बाई कितना? 2। तो बताओ कितना वैल्यू आया है? x का वैल्यू 2 आया है। माने हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू 2 बराबर इतना। मतलब यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे तो अगर x बराबर देखोगे तो ये हो जाएगा और y बराबर ये हो जाएगा। किसका? ये मिड पॉइंट का है या सेंटर की बात करोगे तो। अब बताओगे यहाँ पर फॉर्मूला बताओ तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी का 4 x1 प्लस 1। अब कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x1, क्योंकि ये इधर क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। अब बताओगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू x1। तो x1 का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 3। माने कोऑर्डिनेट A का x का वैल्यू निकाल दिए। कितना हम लोग निकाल दिए? 3। अब बताओगे एंड, हाँ, अब y बराबर कितना लेके चल रहे हैं हम लोग? y1 प्लस y2 बाई 2। अब बताओगे y1 कितना है? y1 तो ही y1 रहेगा, y2 कितना है? 4 है, ठीक है। तो y1 यहाँ पर है, y2 मेरा वहां पर दिया है 4, ठीक है। तो बताओ ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -3, क्योंकि मिड पॉइंट चल रहा है ना। ये जो x जो चल रहा है, ये x और y कहाँ का है? ये बीच का हिस्सा है। तो अब तो x का कंप्लीट हो गया था, तो क्या चल रहा है? y का वैल्यू चल रहा है। तो y का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर -3 इक्वल टू इतना। हमें तो निकालना है x y1 का वैल्यू। अब बताओ क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? -6 इक्वल टू y1 प्लस 4 कितना है? -4 y1, ठीक है। कितना हो जाएगा? -10 इक्वल टू y1। तो यहाँ पर ध्यान दोगे x1 और y1 का वैल्यू मेरे पास निकल गया। कितना कितना निकल गया यहाँ पर? इसमें क्या दिया? कोऑर्डिनेट पूछा था ना। कोऑर्डिनेट A बराबर A कितना हो जाएगा? मतलब पहले x1 का वैल्यू लिखते हैं। पहले x का वैल्यू कितना है? 3 और y का वैल्यू -10 है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। जब भी देखोगे ये जो फॉर्मूला लगाया जा रहा है ना, फॉर्मूला क्या लग रहा है? ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, मिड पॉइंट का बोल सकते मिड पॉइंट का। जब कोई लाइन हो, बताओगे यहाँ पर अगर ये x1 है और यहाँ पर क्या है?
x2 है, यहाँ पर y1 है और यहाँ पर क्या है y2 है। तो ये एक कोऑर्डिनेट मान लो ये a है और एक कोऑर्डिनेट क्या है b है। अगर पूछ दे तुमसे कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब देखोगे ये डायमीटर जब है एक तो बीच का सेंटर हमेशा क्या रहता है, बीच में रहता है। तो बीच में मतलब दोनों साइड से बीच का डिस्टेंस, जब दोनों साइड से बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार x1 को x2 से क्या करो, जोड़ दो और उसे कैसे डिवाइड कर दो, 2 से। अब y1 निकालने के लिए तो y1 प्लस y2 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाएगा मेरा, बीच का x और y निकल जाएगा। वही फॉर्मूला मैंने बारी बारी से लगा, इसमें निकाला नहीं था, इसमें दिया था। तो जब मान लो दिया है वैल्यू तो दिया का वैल्यू बैठा देंगे और x1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। ये यहाँ कॉपी मत करो, टाइम लग जाएगा। अब तो सीख लिया ना, मान लो क्या है, हाँ तो डालेगा ना, रिकॉर्डिंग क्या लेकर रहे हैं। मतलब देख लो, बस तुम्हें ये देखना है ना कि ये सही से फॉर्मूला बस याद रखो और कोशिश करो खुद से सीखने का, है ना। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दे दिया है कि a बराबर कितना बाबू, a का वैल्यू 1 - 1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, b बराबर कितना है 2 1 और c बराबर कितना है 4 5। नहीं फॉर्मूला नहीं है, देखो तो अगर कोलिनियर है, अगर ये वैल्यू क्या है कोलिनियर है तो उसका वैल्यू होता है, अगर कोलिनियर होने के लिए ए बी इजकल टू, सॉरी यहाँ पर सबसे बड़ी साइड ए सी इजकल टू ए बी प्लस बी सी। अगर ये फॉर्मूला लगा लोगे तुम यहाँ पर कि ए सी इजकल टू ए बी प्लस बी सी अगर आता है वैल्यू तो मेरे क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। अब सोचोगे यहाँ पर जो वैल्यू है ए का, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। ए सी निकालने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना, ए सी निकालना है तो ए से सी का फॉर्मूला। तो बताओ यहाँ पर ए सी निकालने के लिए बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन लगता है, उल्टा पुल्टा क्या मतलब x2 - x1 y1, ठीक है। अब बताओगे अगर इससे देखोगे तो x2 कितना है इसमें, सर यहाँ पे चल रहा है ना कितना, क्या चीज, अरे सुनो, हमें ए सी इजकल टू ए बी प्लस बी सी का वैल्यू क्या करना, प्रूफ करना है कि ए सी का जो वैल्यू है वो ए बी और बी सी का वैल्यू क्या है, बराबर है, जोड़ने के बाद बराबर है। माने ये जितना अकेले है ये दोनों मिलकर उतना के बराबर होता है, तो कहलाता है कोलिनियर यानी संरेखीय कहलाता है। अब एक बात बताओगे, हमें ए सी का वैल्यू निकालेंगे, एक बार ए बी का वैल्यू निकालेंगे, एक बार बी सी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बताओ तो ए सी निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ए सी में देखो फॉर्मूला कौन सा लगता है, x2 - x1 है ना, प्लस और क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे लगता है। तो बार लिखने का सकता नहीं है, बताओ यहाँ पर कि डायरेक्टली वैल्यू बैठा देते हैं, अच्छा चलो ठीक है रहने देते हैं। बताओगे तो जब a और c का कंपैरिजन कर रहे हो, a और c का, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1। जब इसका कंपैरिजन कर रहे हो तो x2 क्या हो जाएगा सेकंड वाला और फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा सीरीज याद रखो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस कितना का 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, अब देखोगे y2 ऐसी कितना है, y2 कितना है मेरा 5, ठीक है, माइनस -1 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस तो मेरा फॉर्मूला में है और इस संख्या में खुद से माइनस है तो दोनों को माइनस साथ नहीं रख सकते, बीच में क्या देंगे ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। अब ध्यान दोगे इसमें, हाँ अब कितना होगा इसमें घटाने के बाद 3 का स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा बाबू, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी किसका हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पर 9 + 36 कितना हो गया यहाँ पर 45, कितना आ गया मेरा 45। देखोगे अभी भी निकल रहा है क्या कुछ वैल्यू 3 रूट क्या आ जाएगा 5, ये बोलोगे ऐसे कैसे आ गया, तो चलो एक लाइन और दिखाते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 × 5 लिख सकते हैं, 9 × 5 बता 9 का वैल्यू क्या निकलेगा बाहर 3, अंदर क्या बच जाएगा 5, ठीक है। अब इसी में चलते हैं, यहाँ पर ए बी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। बताओ तो ए बी निकालने के लिए ए और बी का कंपैरिजन करेंगे, तो जो बी में होगा वो 2 कहलाएगा, जो ए में होगा 1 कहलाएगा, ठीक है। तो ए बी में ये क्या कहलाएगा x2 और ये कहलाएगा x1, तो मन 2 - 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 - -1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर होल द स्क्वायर होगा ना, ठीक है। कितना होगा 1 का स्क्वायर माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना आ गया यहाँ पे देखो तो 1 + 4 कितना आ गया मेरा √5, कितना आ गया मेरा √5 का वैल्यू निकल गया। आप देखोगे एक बार BC निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं एक बार
बी सी का वैल्यू निकालेगा। अब जो बी में होगा वो 1 कहलाएगा, जो सी में होगा वो 2 कहलाएगा, 2 का कैटेगरी। जब इसको कंपेयर ये कहलाएगा x2 और ये कहलाएगा x1, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर, यही ना होगा। अब बताओ इसमें कटा घड़ा कितना हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर 4 प्लस 16, या निकल गया तुम्हारा 20 यानी 2√5, मतलब 4 5 20, तो 4 में से 2 निकल जाएगा, 5 15 रह जाएगा ना, उसका तो कोई बाहर में तो कंपेरिजन मिल नहीं रहा। ठीक है, अब चल ध्यान दो यहाँ पर मेरे पास जो चीज चाहिए था वो मिल गया। क्या AC चाहिए था, AC मिल गया। ठीक है, AC इक्वल टू जो होता है ये दोनों के बराबर होता है। अब देखोगे हेंस, अब बस यही कर लो हेंस यहां तक कवर हो रहा है। ठीक है, हेंस देखोगे हमें कॉलोनी होने के लिए क्या चाहिए AC इक्वल टू AB प्लस BC होना चाहिए। AC का वैल्यू कितना है बाबू बताओ तो 3√5 और AB का वैल्यू कितना निकाले हम लोग √5 बस है, और ये क्या है 2√5 है। बताओगे यहाँ पर 3√5, तो चलो ठीक है, बताओ √5 और 2√5 मिलकर कितना हो जाएगा 3√5, क्योंकि इसका कुछ नहीं तो क्या छुपा है यहाँ पर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और √5 का √5 रह जाएगा। बताओ क्या होगा, ये प्रूव्ड हो गया। बस हमें प्रूफ ही तो करना था, यानी इसमें क्या लग रहा है कोलिनियर का बस एक बात याद रखना कि दो साइड जोड़ते हैं, दो बड़ी साइड को जोड़ते हैं तो दो साइड अन्य साइड का सम क्या होता है बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बस याद रखना। तो अब ये फॉर्मूला सारे के साथ क्या लग रहा है डिस्टेंस का फॉर्मूला। जब A और C का कंपैरिजन कर रहे हैं तो A मेरा 1 कहलाएगा चाहे x1 हो चाहे y1 हो, और C पॉइंट क्या कहलाएगा 2 कंपैरिजन चल जाएगा, वो क्या कहलाएगा x2 और y2। तो इसमें हो गया जब A B कंपैरिजन किए हैं तो A मेरा 1 कहलाएगा, B मेरा क्या कहलाएगा 2, तो B में जो पॉइंट थे सारे क्या हुए थे x2 और y2। जब हम वही BC में कंपेयर किए तो B क्या बन गया 1, क्योंकि फर्स्ट लेटर है ना और ये सेकंड लास्ट लेटर है, तो बोल सकते हैं यहाँ पर C मेरा क्या हो जाएगा इसमें 2 और ये क्या मेरा हो जाएगा 1। तो फॉर्मूला जब से याद रखना कौन सा फॉर्मूला लगता है इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस करेंगे फिर क्या लगेगा y2 माइनस y1 का। ये कौन सा फॉर्मूला है डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो A से C का डिस्टेंस, फिर A से B का डिस्टेंस और B से C का डिस्टेंस को यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, देखो अगर तुम्हें सही समझना चाहिए तो समझो कोलिनियर मतलब कहना क्या चाहता कि मान लो एक लाइन खींच दी, एक मैंने क्या किया लाइन खींच दिया जिसका नाम A B और C है। एक बात बताओ कि यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस होगा ये दोनों को जोड़कर होगा कि नहीं होगा। एक बार इसको जोड़ दो, एक बार इसको जोड़ दो, होगा। तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या नाम है AB, क्या नाम है वो AB, और यहां से यहां का डिस्टेंस का नाम क्या है BC। जोड़ेंगे तो किसका वैल्यू के बराबर होगा AC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा AC के बराबर। वही तो हम कह रहे थे AC बराबर एक बार AB प्लस BC कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर इस तरह से लाइन है तो यहां से यहां का दूरी AB और यहां से यहां का दूरी BC और पूरा होल द दूरी, तो जाहिर है इसको 10 टुकड़ा में बांटो ना, क्या दिक्कत है, जोड़कर तुम्हारे बड़ा कहीं वैल्यू आएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसे कहते हैं 3 बार प्रूफ किए, यहाँ पर पता चल गया कोलिनियर है। अगर बताओ इक्वल टू नहीं आता तो नॉट कोलिनियर कहते हैं। देखोगे एक क्वेश्चन किया द एंगल ऑफ एलिवेशन दिस टॉप टावर दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच द 30 मीटर अवे फ्रॉम दिस द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखोगे इसमें कह रहा है कि मान लो कोई एक मीनार है, मान लेते हैं मीनार की लंबाई कितना मान लेते हैं बाबू A और B मान लेते हैं। अरे मीनार नहीं समझता क्या, टावर को कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके जब फुट पॉइंट से कितना मीटर दूर, इसका फुट पॉइंट से कितना मीटर दूर 30 मीटर दूर है ना, 30 मीटर दूर जो पॉइंट है तो वो उसके टॉप से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 30 डिग्री का क्या कर रहा है एंगल को बना रहा है। तो पूछ रहा है उसका ये मीनार की हाइट ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कितना क्वेश्चन है 10 नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे लेट कर लेंगे, हाइट ऑफ मीनार क्या करेंगे इस तरह क्वेश्चन तो बहुत है। मीनार या टावर लिखना, टावर इक्वल टू कितना है AB, जो हमें क्या करना है फाइंड करना है। इसको क्या मान लेते हैं C क्या हो जाएगा एक पॉइंट जो उसके फुट से कितना दूरी पर है। ठीक है, अब बता इन
राइट एंगल ट्रेंगल ऐसे डिनोट कर देते हैं किसमें, राइट एंगल ट्रेंगल किसमें, ABC में। बताना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब ये बेस हो और ये परपेंडिकुलर, BB का हिस्सा किसमें चलता है, tan या cot में, tan या cot में, ठीक है, अरे cot में चलता है, हाँ PB का। तो बताना यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर वैल्यू क्या होगा, AB बाई BC। बता tan 30 की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब बीपी वैल्यू कितना होगा, AB का वैल्यू तो हमें पता ही करना, BC का वैल्यू कितना है 30। AB बराबर क्या हो जाएगा, चलो ऐसे नहीं समझ ऐसे करो, 30 बाई √3 इजकल टू AB, क्योंकि रूट इधर 30 डिवाइड में था क्या हो गया इंटू में, लेकिन क्या नीचे रूट रहता है नहीं, तो रेशनलाइजेशन करना सिखाए हैं, जो नंबर नीचे हो उसी से क्या करो, उसको रेशनलाइजेशन कर लो, किससे इंटू कर लोगे, √3 को √3 से इंटू कर लो, कट के फिर वापस आ जाएगा, मतलब इसको हटाने के लिए उसी से इंटू कर रहे हैं। बताया कितना हो जाए नीचे, √3 कितना हो जाएगा 3, ऊपर कितना आएगा 30 √3, कितना और कट जाएगा 10 बार में, यानी 10 √3। तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर 10 √3। अब ये मीटर में है ना, तो किसमें चल जाएगा, ये मीटर में चला जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन करना मत भूलना, क्योंकि रेशनलाइजेशन करने से नीचे एक रूट की संख्या क्या होती है, हट जाता है, ठीक है। बस अरे तुम्हें ये समझना होता है ना कि देखो एंगल कहाँ बन रहा है, यार ना, अगर एंगल यहाँ बन जाता तो तब बताओ क्या होता, परपेंडिकुलर ये होता और ये बेस कहलाता, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन 99% क्वेश्चन तुम्हारा चांसेस क्या रहता है, ये नीचे ही बने। अगर यहाँ बन रहा है तो उसका मतलब यहाँ समझना, क्योंकि एलिवेशन जो होता है, दो एंगल बताया तुम लोग का, अगर एक एंगल यहाँ बन रहा है तो वो एंगल इसके क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर वहां भी एंगल देना तो हम क्या मान लेंगे, नीचे ही एंगल मान के चलेंगे, क्योंकि होता है वर्टिकल लाइन जो होता है उसके एंगल क्या होता है आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये बराबर होता है। अरे कोई भी एंगल मानना ना, तुम बेस में ही मान के चलना बेटर रहेगा, समझने। बोला गया है कि इफ ABC इज द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC देन द सो दैट, अब प्रूफ करना है, एक ट्रायंगल है जिसका इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है ABC, ठीक है। तो प्रूफ करना है यहाँ पर, टू शो करना है साइन B + C/2 इजकल टू cos A/2। ये क्वेश्चन है, इसे क्या करना है, प्रूव करना है, हेयर A, B एंड C इज, ये R होगा ना, 3 हो गया, R इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब याद रखोगे कि हम जानते हैं, बताओ तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना होता है, 180 डिग्री, ये ट्रायंगल का थ्योरम कहता है, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सोल्यूशन करने जा रहे हैं। A + B + C बराबर कितना होगा 90 डिग्री। थ्योरम कहता है क्या, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, हम बस कोड में लिख रहे हैं, समझना, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल वैल्यू कितना होता है, और 360 किसमें होता है, क्वाड्रिलेटरल वगैरह में, जैसे 4 साइडेड हो, ठीक है। अब बताओगे सॉरी यहाँ पर 180 डिग्री है, ठीक है। और तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, डिवाइड करें 2 से, ध्यान देना यहाँ पर कितना हो जाएगा, BC का देखो नीचे 2 करना है, जाहिर सी बात इसमें 2 करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बोथ साइड, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बोथ साइड बाई किससे, 2 से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, A + B + C/2 इजकल टू 180/2 लिख सकते हैं, चलो ठीक है। अब बताओगे हम चाहें तो इसको बांट सकते हैं क्या, अलग अलग, इसको चाहे तो अलग अलग क्या करेंगे, बांट देंगे। जैसे सोचोगे कि AB/2 क्या लिख सकते हो, देखो ABC है, तुम्हें हमें क्या बांटना, BC, तो BC/2 और A/2 लिख सकते हो क्या, अलग अलग करके, नहीं समझ आ रहा। जैसे कि हमें बोलूंगा यहाँ पे A/2 लिख दो इधर में और BC/2 लिख दो इधर में, बांट देंगे, क्योंकि जब फिर दोनों को जोड़ने की कोशिश करोगे एलसीएम वही आएगा, फिर दोनों क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर तो कट गया ना बेचारे, कितना हो गया, कट करिए, 90 डिग्री आ गया। चलो एक थोड़ा सा नियम याद करो कुछ तुम लोग, कि साइन 90 - थीटा कितना होता है, चलो बताओगे ऐसे लिखोगे, एक बार चलो लिखो तो यहाँ पर बाबू, BC/2 इजकल टू क्या लिखोगे, 90 - A/2, क्योंकि ये किधर क्या हो गया, घट गया।
मतलब इतना इक्वल टू इतना का वैल्यू है। अब बताओगे 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? अगर साइन की बात करोगे यहाँ पर तो प्रूफ क्या करना है, साइन ये बराबर ये करना है। तो हम एक लेके चलेंगे, दूसरा तो खुद ब खुद आ जाएगा। बताओगे हम जानते हैं यहाँ पर साइन अगर मान लो कि BC प्लस 2 का वैल्यू लिखना हो, हमें इसका वैल्यू लिखना हो, और मैंने एक चीज बताया था जब एंगल ना दिया 2A 3 या कुछ नंबर दिया तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, प्लस देने की कोशिश करते हैं। इसको क्या लिख सकते हो? sin 2 बताओ बताओ। तो sin 2 बाय प्लस सकते हैं नहीं, अब इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, जैसे मैं बताया था पिछली बार में, साइन 2A दिया हो तो तुम क्या लिख सकते हो उसको, cos 90 माइनस 2A लिख सकते हो क्या? ठीक है। और बताओगे साइन को हम ये लिखेंगे तो cos का वैल्यू ये मिलेगा, मतलब दोनों का देखो आपस में क्या है, बराबर है। तो बताओ फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस क्या लिखेंगे, a by 2 A/2, क्योंकि इसकी का वैल्यू कितना है, ठीक है। अब बताओगे कि साइन इतना बाई इतना का वैल्यू कितना, 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, cos थीटा। तो क्या हो जाएगा इसका, cos A/2 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। ठीक है। बताओगे हमने तो बैठाया वैल्यू इसका, हमने तो बैठाया वैल्यू इसका, ये किसके बराबर था, इसके बराबर था, और वैल्यू किसका आ गया, ये आ गया। सो हम बोल सकते हैं मैंने वैल्यू हम ये बैठा रहे थे, हम किसका वैल्यू बैठाते हैं, साइन इतना बैठा है, लेकिन इतना बराबर कितना है, 90 माइनस थीटा। तो हम इसकी जगह क्या लिख दिए 90 माइनस थीटा, और जानते हैं 90 माइनस थीटा बराबर वैल्यू क्या था, cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितना है, A/2 है, हम बैठा ये आ गया ये। सो क्या करेंगे यहाँ पर, सो साइन B प्लस सी है ना, B प्लस C/2 को बैठाए तो हमें क्या मिल गया, cos A/2 मिल गया। हमें यही तो क्या करना था, प्रूव करना था। बस अर्थ यहाँ ध्यान देना, बस यही तक तुम्हारा मेन काम जो था करना था कि BC बराबर BC प्लस 2 जो है, B प्लस 2 यहाँ पे है, वो किसके बराबर है, इतना। हम बैठाएं ये तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। मर्जी तो हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ था, इससे यहाँ पर जाना था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसी को बैठाया यहाँ पर, उतना बराबर इतना लिखा, और इसका 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो हमने बैठाया ये, उसको चेंज किया इसमें, और वो बदल गया इसमें, मैंने इससे इसमें बदल गया। तो हमें यही करना है, जो साइन हम ये बैठाए थे क्या मिला ये, और यही क्या करने बोला है, प्रूफ करने बोला है ना। जो ज़्यादा नहीं 3 मार्क्स का क्वेश्चन कितना चाहेगा। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8.6 लंबा रेखाखंड को क्या करना है, उसको खींचकर 3.5 में विभाजित कर देना। ये तो बहुत इजीली था ना, हाँ, कि 8.6 लंबाई सेंटीमीटर का क्या है, एक रेखाखंड खींचना है। मैंने एक लाइन लिया कितना का, मान ले तो लाइन का नाम क्या है, AB। ठीक है। बताओ हमने एक यहाँ पे एंगल, कोई भी एंगल ड्रॉ करेंगे, और एक आर्क लेते हैं, उसी आर्क क्या करते हैं, यहाँ ड्रॉ करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, कट करते हैं, जहाँ पे कट होता है क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। बताओ फर्स्ट पॉइंट जिसको हमको डिनोट करना है किस में है, 3:5 में, 3:5 में। तो ये A है और ये क्या है, बताओ इसे कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3। इसे क्या मानते हैं, A1 A2 और A3। मतलब जितना डिग्री पे इसको, मतलब जितना डिस्टेंस पे किया सेम डिस्टेंस पे ये भी कट होगा, 1 2 3 4 5। इसे लिख देंगे B1 B2 B3 B4 B5, और फिर क्या करो, बहुत आसान था है ना। तो जहां मिला वो क्या बन गया, 3:5 का मेरा ये बढ़ गया। ठीक है। तो इसे कुछ और नाम दे दो, क्या नाम दे दोगे, C दे दो, कुछ भी नाम दे दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। अब बोला गया है विभाजित कीजिए। ठीक है। इसमें लाइन तो मेजरमेंट करने के लिए नहीं बोला है, मेजरमेंट करने बोला तो आइडिया याद है, जैसे मान लो कि बोलता कि ये A और इस पार्ट का तुम लंबाई ज्ञात करो, तो क्या करोगे, 8 और 6 तो लंबाई टोटल है, बता इस टोटल की लंबाई कितनी है, 5, मतलब 5 से 3 की भाग ले। मान लो यहाँ पर 8 लोग, कितना लोगे, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 8 लोगे। ठीक है। और उस 8 में से डिनोट किस पे करना है, 3 पे डिनोट करना है। और इसे सॉल्व करके क्या निकल जाएगा, इसकी लंबाई। अगर इसकी लंबाई पूछ देता तो 8.6 पहले से ही पता है, इसका लंबाई टोटल, बड़ा टोटल लंबाई कितनी माने हैं, 8 होगा, जोड़ के कितना होगा 8। अगर इसकी लंबाई कितनी है, 5 लेके चला है ना, बस 5 से कर देना, इसकी लंबाई निकल जाएगा। तो लंबाई निकालने नहीं बोला था, बस डिवाइड करने बोला है, कहीं बोल देता है कितनी लंबाई होगी,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि ड्रॉ दिस सर्कल दिस रेडियस 3 सेंटीमीटर टेक दिस 2 पॉइंट P और Q दिस द ऑन एक्सटेंड डायमीटर दिस इज द डायमेंशन 7 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस द सेंटर, ठीक है, एंड ड्रॉ दिस टेंजेंट सर्कल टू दिस पॉइंट P एंड Q, ठीक है। मतलब कि एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसका एक क्या है, डायमीटर है। क्या ये डायमीटर है? इस डायमीटर को एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंड मतलब बढ़ाया गया, तो वो कितना बढ़ाया गया, 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर एक्सटेंड किया गया। इसका नाम दिया गया P, इसका नाम दिया गया Q। अब बोला गया इस और P और Q से दो टेंजेंट खींचो, जिस किस पे डिनोट कर रहा हो, इस सर्कल पे टेंजेंट खींचना है। तो बताओ कि हमने नियम बताया है ना, मान लो यहां से क्या होगा, इसका सेंटर होगा, इस क्या करो, हाफ करो, क्या करो, हाफ करने का नियम पता है ना, आधे से ज्यादा दूरी लो, इधर कट करो, उधर कट करो, उसी को सेम डिस्टेंस से कट करो, और मन इधर उधर कर लो और इधर करो, उसी पॉइंट को, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो आधे दूरी लो, इधर कट करो, इधर कट करो, यहां से लो सेम आर्क को कट करो, फिर से क्या करो, डॉटेड लाइन से मिला लो, ताकि पता चले हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिला, फिर इसे डॉटेड लाइन से मिला लो, यहाँ पर एक पॉइंट पता चला। अब बताओ यहाँ से क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सर्कल नहीं भी करना तो इसे कट कर लो, हमें तो बस यहाँ पर आर्क चाहिए था ना, या तुम्हारी मर्जी, ये क्या करो, सर्कल ड्रॉ कर लो, जहाँ पे मेरा मिला वही मेरा क्या कहलाता है, टेंजेंट पॉइंट कहलाता है। इधर से भी कट करोगे तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ ऐसे चलेगा हिस्सा, तो ये पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, टेंजेंट पॉइंट कहलाएगा। अब बोला टेंजेंट खींच दो, खींच दो टेंजेंट, इधर से खींच दो, मन है तो इधर से खींच दो, मन है तो इधर से खींच दो, ठीक है, काट कुट के पूरा ही कर दो उसको, है ना। तो ये तुम्हारा टेंजेंट दो पॉइंट। अब बता, इसी से क्वेश्चन कहता है ना कि किसी एक्सटर्नल किसी पॉइंट से कितने टेंजेंट खींच सकते हो, मैक्सिमम 2 ही खींच सकते हो ना, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट से। लेकिन बोलेगा सर्कल पे कितना खींच सकते हो, इन्फिनाइट, है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट पे बता। फिर टेंजेंट जो होता है रेडियस के साथ में क्या काम करता है, 90 डिग्री का। जो मान लो ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो इसका रेडियस क्या बनाएगा यहाँ पर, 90 डिग्री के बनाता है। इसी वैल्यू से तुम्हारा कोई इसका पूछ देता है, इस पॉइंट को सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, तो बताओ ये परपेंडिकुलर है ना, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, बस PBH का फॉर्मूला लगा दो, इसका भी डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाता है ना। कभी कभी रेडियस बोलोगे यहाँ पर सेंटर से इतनी दूरी पे एक पॉइंट है और इसके टेंजेंट की लंबाई इतनी है, तो रेडियस की लंबाई कितनी होगी, तो उससे भी निकाल लोगे। ये H है और ये B हो जाएगा, और क्या कहलाएगा, ये P कहलाएगा। तो P का वैल्यू क्या निकालते हैं हम लोग, P = H² - B का स्क्वायर। B निकालना होता तो रेडियस दे देता, एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस दे देता, बोला टेंजेंट की लंबाई याद करो, टेंजेंट मतलब बेस बराबर H² - P²। जब रेडियस देगा टेंजेंट देगा, बोलेगा सेंटर से वहां पे पॉइंट का डिस्टेंस याद करो, तो क्या लगाओगे फॉर्मूला, H = P² + B² का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये सब कंस्ट्रक्शंस का था तुम्हारा। अब बताओगे, इसमें बोला गया है एक बॉक्स कंटेन 19 डाइस विच आर द नंबर ऑफ फ्रॉम दिस द 1 to 92, thus on the draw randomly from this box find the probability this that appears, ठीक है। मतलब कि 90 बॉल डाला हुआ है किस में, बॉक्स में, और प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालना है किसका, रैंडमली निकल गया 2 डिजिट नंबर। हाँ तो चलो अच्छी बात है, हमने बताया भी था 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, ठीक है। तो पहले समझो क्वेश्चंस को, यहाँ पर जो कह रहा है 14 नंबर कि एक बॉक्स है, बॉक्स में कितने बॉल डाला गया है, 90 बॉल डाले गए हैं, ठीक है। और हर बॉक्स बॉल पे क्या 1 2 3 4 जैसा होता है ना, क्या उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या नाम है उसका, हम नहीं सीखे हैं। अरे डाइस नहीं है, उसको लाठी से नहीं मारता है। हाँ पुल जो होता है ना, एट पुल, हाँ। तो उसी को बताओ, उसमें जितना बॉल रहता है उसमें नंबर रहता है ना, 1 2 3। तो ऐसे 90 बॉल है और हर बॉल पे कितना है, एक डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो 10 आया होगा, 15 आया होगा, 20 जो भी सब आया होगा, माने किसी में 1 डिजिट का होगा, 1 2 3 9 तक 1 डिजिट रहेगा, और 10 से कितना हो जाएगा स्टार्ट, 2 डिजिट का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो पहला कह रहा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर निकालना है। बताओ तो कितने 2 डिजिट का नंबर होंगे, एक बताओगे, 1 से लेकर 90 तक तो नंबर है, बताओ इसमें से कितना घट जाएगा, 1 से लेकर 9 तक तो बचेगा कितना, 81 डिजिट नंबर बचेंगे। मतलब 1 से 9 तक तो 1 डिजिट कहलाएंगे, 10 से लेकर 90 तक कितने डिजिट कहलाएंगे,
90 तो कितना जाएगा, 81 डिजिट तुम्हारा ऐसे हैं जो 90 तक काउंटेड करोगे। नहीं समझ आया? ठीक है, तो बताओगे इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 81 तो बताओगे यहाँ पर हमें निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी तुम्हारा, तो पीई जो है यहाँ पर ए आने के जो है पीई लिखो या प्रोबेबिलिटी जो भी लिखोगे, तो बताओ टोटल कितने हैं बाबू, 90 और आने की संभावना कितनी है? 81। क्या हो जाएगा? 81। जो कट रहा था कितना बार में ये? 9 और 9 10 जा कितना आ गया? 9/10। इसका ये आंसर हो गया। पहला का आंसर क्या हो गया? 2 डिजिट आने वाले का संख्या इतना है, आराम से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट जो कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, चलो मजा आ जाएगा ना। बताओ परफेक्ट स्क्वायर नंबर तुम लोग। बहुत ज्यादा होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, बहुत अच्छा है। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए बताओगे तो 1 से लेकर 90 तक का परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है बताओ। चलो ध्यान देना यहाँ पर। अरे सबसे आसान तरीका होता है ना, संख्या कितनी टोटल बाबू? 90 है। 90 के आसपास कौन सा है? किसका स्क्वायर नंबर आता है? 9 का आता है। किसका आता है? 9 का कितना आता है? 81 तक। बताओ 10 का तो नहीं हो सकता है? 10 का कितना हो जाएगा? 100 पार हो जाएगा। मतलब 9 संख्या ऐसी है जिसका स्क्वायर कितना जाएगा? 90 के अंदर आ जाएंगे। अगर तुमसे यही कह देता कि 150 नंबर है, 150 नंबर तक कितनी ऐसी नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 150 के करीब कौन है? 144। किसका होता है? 12। यानी 12 ऐसी संख्या होगी जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसके बीच में है? 150 के बीच में है। बताओ तो 90 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर होंगी? 9, क्योंकि इसका 10 का करोगे तो इससे ज्यादा हो जा रहा है। ये मतलब लिखने का तरीका नहीं है, ट्रिक है, याद कर लेना आराम से। ठीक है, तो अब बताओगे हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ पर, इसका क्या होगा? मैंने सेकंड नंबर क्या ले रहे हैं? बी। बताओ प्रोबेबिलिटी बी कितना निकल जाएगा तुम्हारा? तो टोटल नंबर कितनी है बाबू? नंबर, और आने की संभावना कितनी है? 9 परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। कितना होगा कट कर? 1/10। चलो ये भी खत्म। अब नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 5 नंबर, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 5। देखो वर्ड याद रखना यहाँ पर, 5 से कह रहा है डिविजिबल, तो बताओगे 1 से लेकर 90 तक ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो किससे डिवाइड हो? 5 से डिवाइड हो। बताओ कौन सी कितनी संख्या है? तो कैसे याद करोगे? डायरेक्टली उसी को डिवाइड कर दो ना। किसको? 90 को। अरे देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ना कि 1 से लेकर 90 तक या 1 से लेकर जितना पूछे कितनी संख्या जो इससे डिवाइड होगा, लास्ट लेकर डिवाइड कर दो। 18 संख्या ऐसी है जो क्या होगी? 5 से डिवाइड होगी। अगर तुमसे यही कह देता है यहाँ पर कि 3 से डिवाइड होने के लिए, तो डिवाइड कर दो, 30 संख्या आ जाएगी तुम्हारे लगभग में। ठीक है, तो 18 संख्या ऐसी आएगी जो क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। अब बता पीसी लिखा है मतलब प्रोबेबिलिटी सेकंड थर्ड नंबर, तो बता क्या होगा? 18/90। देखो 9 से 2 बार में, और 9 से 10 बार में, 5 बार में, ऐसे 5 बार कर गया 18/5 है ना। कितना इसका आंसर आ गया? 2/5। सॉरी 1/5 ना, यहाँ तो कट गया था। ठीक है, तो ये याद रखना बस कि जब 2 डिजिट पूछे तो याद रखना कि पहला 1 से लेकर 9 तक खत्म करोगे, बचा कितना? 9 घट जाएगा, 90 में से कितना बचेगा? 81। चलो ठीक है, इसका प्रोडक्ट निकल जाता है। जो देखो टोटल हमेशा नीचे रहता है और जो संभावना है उसको ऊपर रखते हैं। अब बोला परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर ट्रिक क्या है तुम्हारा? जो पूछ रहा है उसके आसपास का क्या देखो, कम वाले को नंबर का स्क्वायर याद रखो। वो किसका स्क्वायर है? तो 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। यानी 9 ऐसी संख्या है जो का मतलब इसके अंदर में स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9/90 हो जाएगा। संभावना वही हो रहा है। बोल रहा है कि 5 डिवाइड होने के लिए, तो लास्ट संख्या क्या करो? 5। अच्छे बताना, अगर क्वेश्चन ही कह देता कि 1 से लेकर 93 तक कितनी संख्या है जो 5 से डिवाइड होगी, तो लास्ट वाली संख्या को भी डिवाइड करोगे। बड़ा 5 से डिवाइड करोगे कितना लग हो जाओगे? 2 1 4 3 8 बचा 3, रिमाइंडर बचा ना। रिमाइंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया क्या इतना मेरा आंसर? वही आएगा। रिमाइंडर कुछ भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माने ये नहीं कि जबरदस्ती घुस जाना डेसिमल में काट उठ के डेसिमल मत घुसना, है ना। जो संख्या आ जा रहा है उसी को एकदम परफेक्टली मान के चलना। ठीक है, हाँ, डेसिमल में घुसने की कोशिश मत करना। तो ये रहा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो गया।